हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज एक नया चैप्टर सीखेंगे हम, जो कि अकाउंट्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो। चाहे आप क्लास 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए या फिर सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए, सभी कोर्सेज में इक्वली इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट सभी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग बनाया जाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें किसका बनाना है, क्योंकि सभी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें किसका सीखना है ये मैटर करता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सभी बनाते हैं। सभी का मतलब हर तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, बैंकिंग कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी, सभी को अपने फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। तो हमें सीखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? हम इसे सोल प्रोप्राइटर को सोल ट्रेडर भी कहते हैं। मीन्स वो व्यक्ति जो हम अपना खुद का पैसा लगाकर अकेला बिजनेस करता है, खुद ही सारी एसेट्स खरीदता है, पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, सारे बिजनेस के डिसीजन लेता है, रिस्क बियर करता है, इसलिए बिजनेस का सारा प्रॉफिट भी वही एंजॉय करता है। तो हमें सीखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हमारे एकेडमिक में हमारा सेशन स्टार्ट होता है कोई भी ईयर, और उसमें क्या होता है कि हमारा जो पूरे साल का पीरियड है उसमें हमारे बीच में इंटरिम पीरियड पे मंथली या क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं। बट उन टेस्ट के बेस पर यह नहीं डिसाइड किया जाता कि हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचने के लिए एबल हैं या नहीं। बट एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ सेशन हमारा फाइनल एग्जाम लिया जाता है और उससे हमारी परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन किया जाता है कि क्या हम एबल हैं नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए या अभी नहीं। तो ऐसे बिजनेस भी है, कोई सा भी बिजनेस हो, सभी अपने पूरे साल का फाइनेंशियल रिजल्ट जानना चाहते हैं। उन्होंने पूरे साल बिजनेस ट्रांजेक्शन किया है, सेल किया, परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, एक्सपेंस पे किए, इनकम रिसीव की, तो पूरे साल की परफॉर्मेंस क्या कहती है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो जब भी हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो हमें तीन तरह के अकाउंट बनाने होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर आपको फाइनल अकाउंट की पूरी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही खेल खेल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझना है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस चैप्टर following three accounts will be prepared और मेंटेन्ड। इस चैप्टर में फाइनल अकाउंट में हमें तीन अकाउंट बनाने हैं। पहला, जिसे हम कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स हम मार्केट से माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो हमें सबसे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हम इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। तो समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, पर्पज क्या है? टू नो
द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। हमें ये जानना है कि हमारे पूरे साल की जो परफॉर्मेंस हुई, मीन्स हमने बिजनेस किया, उसमें ओवरऑल या टोटल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। ध्यान देना, हम टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहां पर, नेट प्रॉफिट की नहीं, प्योर प्रॉफिट की नहीं। तो इस अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? अंडर दिस अकाउंट ऑल मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने बिजनेस में हमने प्रोडक्शन किया है, तो माल बनाने के जितने भी खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, वो सारे खर्चे इस अकाउंट में दिखाएंगे। हम उन खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। मीन्स अंडर दिस ऑल एक्सपेंसेस which are incurred in the process of production or incurred up to the completion of production, मीन्स जब तक माल बनकर तैयार नहीं हो जाता, प्रोडक्शन के सारे खर्चे इस अकाउंट में दिखाएंगे। तो अप टू द लेवल ऑफ, अप टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन एंड विच आर incurred in the factory building, factory building are recorded। मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन के दौरान फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे हमारे इनकर होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनने की स्टार्टिंग से लेकर प्रोडक्ट कंप्लीशन तक के सारे खर्चे इस अकाउंट में आते हैं। अब जब हमारा प्रोडक्शन हो गया और हमने गुड्स सेल कर दिए, तो उसके बाद हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट जानना है, इसलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? तो हमें जो सेकंड अकाउंट बनाना है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे बनाने का पर्पज क्या है? तो इसे हम किस लिए बनाते हैं? टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है। यहां पर क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट मींस टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस, जो कि प्योर नहीं था। बट बिजनेस में कितना प्योर प्रॉफिट हुआ है मींस ऑल एक्सपेंसेस पे करने के बाद, उसे जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसमें रिकॉर्ड करते हैं अंडर दिस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग
बोथ टाइप के एक्सपेंस इसमें आते हैं जो कि प्रोडक्शन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बट बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। अब बिजनेस ऑपरेट हो या ना हो, बट ये वो खर्चे जो हमें करने ही पड़ते हैं, इन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो अंडर दिस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, मीन्स दोज expenses which are incurred or which are related to office administrative selling and distribution are recorded। ठीक है, तो इसमें कौन से खर्चे आते हैं? वो खर्चे जिनका गुड्स के प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये खर्चे प्रोडक्शन के बाद ऑफिस में और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट के रेगुलेशन फुलफिल करने के लिए, गुड्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो खर्चे आते हैं इसमें, और इन सबको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। साथ ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो खर्चे हमें बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल हमें पे करने पड़े या बियर करने पड़े। जैसे हमने लोन लिया है तो लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हम उसे फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं। और तीसरा हमें बनाना इस चैप्टर में वो है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को हम क्यों बनाते हैं? तो सब पर्पज क्या है इसका? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब ये दो अकाउंट जो ऊपर के हमने बनाए, ये दोनों तो प्रॉफिट जानने के लिए बनाए गए, इनसे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, बट बिजनेस हमारा स्ट्रांग है या वीक है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बिजनेस स्ट्रांग है तो कैसे और कितना है, कहीं बिजनेस में रिस्क तो नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ये जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसमें क्या आता है? अंडर दिस all assets and liabilities are recorded। इसमें हम बिजनेस की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये तो है इस चैप्टर का ओवरव्यू कि जब भी हमें फाइनल अकाउंट की बात की जाएगी, हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए, और लास्ट हमें बनाना है बैलेंस शीट, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। इसे आप नोट कर लें, फिर हम एक एक करके इन तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे तीनों अकाउंट का एक एक करके डिटेल में फॉर्मेट, कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ ही कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है इसका।
ठीक है। यहां पर हम डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे, इधर डेबिट साइड, और ये है हमारी क्रेडिट साइड। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब देखिए, जैसे हमें करंट ईयर में प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए हमें घर पे शाम को खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा। जब मैं ये पूछता हूँ स्टूडेंट से तो वो अलग अलग आंसर देते हैं। कोई कहता है हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना सब्जियां हैं, कितना गैस है, कितना, अलग अलग डिफरेंट आंसर। बट सबसे पहले क्या देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे पास दोपहर का कितना खाना बचा हुआ है, क्योंकि जो बचा हुआ है उसका यूज भी तो किया जाना है, उसे फेंकना तो नहीं। ऐसे ही करंट ईयर में हमें कितना प्रोडक्शन करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे पास पिछले साल का बचा हुआ कितना ओपनिंग स्टॉक है। तो इस अकाउंट की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, उसे भी तो हमें यूज करना है। बट ये स्टॉक पूरे साल नहीं काम आएगा, इसलिए हमें कुछ और स्टॉक परचेज करना है और गुड्स परचेज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस। जितना स्टॉक हमने करंट ईयर में परचेज किया है उसे हमने यहाँ पर दिखा दिया। बट ये क्या है, ये ग्रॉस परचेज है, टोटल परचेज। हमें नेट परचेज जानना है, तो इसमें से अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ गुड्स वापस कर दिए हैं, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। तो अगर हमने परचेज करने के बाद कुछ गुड्स वापस कर दिए हैं क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग या हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो हमें परचेज में से उसे लेस करके नेट परचेज फाइंड कर लेना है। ये हमारी नेट परचेज है, इसे ग्रॉस परचेज कहते हैं। अब माल हमने खरीद लिया तो माल मंगवाने का किराया भाड़ा भी देना होगा। तो माल मंगवाने का किराया भाड़ा उसे हम कहते हैं कैरेज, कैरेज या फ्रेट। अगर आपने गुड्स ट्रक के थ्रू मंगवाया है, ट्रक का यूज किया है, तो कैरेज हमने पे किया। रेलवे, शिप या प्लेन के थ्रू मंगवाया है तो उसके लिए फ्रेट वर्ड यूज करते हैं। बट ये खर्चा होना कैसा चाहिए, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है माल मंगवाने का खर्चा। और अगर कैरेज इनवर्ड या कैरेज फ्रेट इनवर्ड की जगह कैरेज आउटवर्ड लिखा हो या फ्रेट आउटवर्ड लिखा हो, आउटवर्ड, तो इसका मतलब है माल को मार्केट भेजने का भाड़ा है। वो आउटवर्ड एक्सपेंस यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो माल बनने के बाद का खर्चा है। इसमें आने खर्चे माल बनने तक के। तो हमने किराया भाड़ा पे कर दिया। इसके बाद माल आ चुका है, मजदूरों से हमने माल बनवाया तो हम उन्हें वेजेस पे करते हैं। वेजेस मीन्स क्या होता है, मजदूरी। तो अगर हमने मजदूरों को मजदूरी दिया है तो वो भी हमें यहाँ दिखाना है। वेजेस लिखा हो या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लिखा हो, प्रोडक्टिव वेजेस लिखा हो, तो भी यहीं पर आएगा। बट साथ ही साथ एक और वर्ड है वेजेस एंड सैलरीज। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो भी यही दिखाना है। बट सैलरी पहले लिखा हो बाद में वेजेस मीन सैलरी एंड वेजेस, तो इस अकाउंट में नहीं आएगा। अब आप पूछेंगे सर अंतर क्या है, दोनों तो एक जैसे ही हैं, बस वर्ड ही तो आगे पीछे कर दिया। अगर वेजेस पहले लिखा है सैलरी बाद में, तो इसका मतलब है कि वेजेस का प्रोपोर्शन ज्यादा है, सैलरी का कम है। और ऐसा कहां पर होता है, हमारे फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री में वेजेस पाने वाले वर्कर्स की संख्या ज्यादा होती है। सैलरी पाने वाले तो बस दो ही तरह के लोग होते हैं, सुपरवाइजर और वर्क मैनेजर या फैक्ट्री मैनेजर, जिनको सैलरी मिलती है। तो वेजेस एंड सैलरी यहां दिखाना है। बट अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। अब ये तो हमने मजदूरों को मजदूरी दे दिया। अब हमारा बहुत सारा माल बना जिसमें मशीनों का यूज हुआ, तो मशीनों को चलाने के लिए हमें
पावर एंड फ्यूल भी पे करना पड़ता है। पावर हैवी इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं, और फ्यूल आपका डीजल पेट्रोल, अगर इंजन आपका डीजल इंजन है तो उससे बन रहा है और यूज हो रहा है। इसके बाद हमें फैक्ट्री में कोल, गैस एंड वाटर की भी जरूरत पड़ती है। कोई प्रोडक्ट, कोई मटेरियल हमें उसे गर्म करना है, गलाना है, हीट करना है, तो कोल, गैस एंड वाटर की जरूरत पड़ती है। ऑयल एंड ग्रीस की जरूरत पड़ती है ऑयलिंग मशीनिंग, ऑयलिंग के लिए। साथ ही हमें कंज्यूमेबल स्टोर्स की भी जरूरत पड़ती है। कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब क्या होता है? मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। जैसे हमारा बिजनेस है फर्नीचर बनाने का, टेबल एंड चेयर लकड़ी की हम बनाते हैं, तो टेबल और चेयर बनाने के लिए जो वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो तो परचेजेस है, बट हमें फेविकॉल और कीले भी तो चाहिए। उसे हम कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर इसके अलावा ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय मीन्स होता है चुंगी। अब ये चुंगी किसे कहते हैं? स्टेट बॉर्डर पार करने का टैक्स। जैसे दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से मध्य प्रदेश, जैसे स्टेट बॉर्डर पार करते हैं, वो भी पैसेंजर नहीं बल्कि हमारा कैरियर, गुड्स कैरियर, जहां से हमारा माल आता है, वो ट्रक जब माल लेकर एक बॉर्डर पार करता है, स्टेट बॉर्डर, तो वहां पर हमें जो टैक्स देना पड़ता है उसे हम ऑक्ट्रॉय कहते हैं। ठीक है। कंट्री बॉर्डर पार करने के लिए अदर टैक्स होता है जिसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो ये सारे खर्चे हमारे हो गए प्रोडक्शन में, फैक्ट्री के अंदर। साथ ही फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस मींस ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का इंश्योरेंस। तो अगर खर्चे के साथ फैक्ट्री वर्ड दिया है, खर्चे के साथ फैक्ट्री वर्ड लिखा है, तो यहां दिखाना है। अगर केवल रेंट या लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, फैक्ट्री नहीं लिखा, तो वो फिर ऑफिस का खर्चा माना जाएगा। तो इस तरह से ये सारे खर्चे हमने कर दिए, हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। अब जब प्रोडक्ट तैयार हो गया बनकर, तो हमें क्या करना है? फिर हमें उस प्रोडक्ट को बेच देना है, सेल कर देना है। तो जब प्रोडक्ट बनाने के, मंगवाने के जितने भी खर्चे हैं, वो तो सब आएंगे डेबिट में। अब जब माल बनकर तैयार हो गया तो माल को बेचना है, तो बेचने में गुड्स का आउटफ्लो होगा, इसलिए हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है सेल्स। अब सेल्स के साथ अगर हमने जितना माल बेचा है उसमें कुछ माल ड्यूरिंग द ईयर वापस आ गया, तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल जानने के लिए आप क्या करेंगे? सेल्स में से सेल्स रिटर्न, जो बिका हुआ माल वापस आया है, उसे आप लेस कर दें। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट सेल। अभी ये क्या है? ग्रॉस सेल है, ये आ गई नेट सेल। ठीक है। इसके साथ अगर ड्यूरिंग द ईयर हमारा कोई माल एबनॉर्मली डिस्ट्रॉय हो गया, लाइक लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स को यहां दिखाना है, एबनॉर्मल लॉस है। इसके अलावा अब जो माल बिक गया वो दिखा दिया, जो चोरी हो गया वो दिखा दिया, तो अब कुछ माल हमारे पास बच भी गया होगा एट द एंड ऑफ ईयर, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जितना हमारे पास स्टॉक बच गया है उस क्लोजिंग स्टॉक को आप यहाँ दिखा देंगे, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। अब नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने ये जो सेल किया सेल प्राइस पे किया है, और ये सब कुछ हमारा एक्सपेंस है कॉस्ट प्राइस पर। तो क्रेडिट का अगर टोटल ज्यादा है तो आप पहले क्रेडिट का टोटल करें, और इस क्रेडिट के टोटल को डेबिट में लाकर इसमें से ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस घटा दें। इन सारे एक्सपेंस को यहां से लेकर यहां तक,
इन सारे एक्सपेंस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो हमने क्या करना है, इधर के टोटल में से ये सारे एक्सपेंस घटा देना है। अब जो बैलेंस यहां निकलता है उसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा हो, आपके खर्चे ज्यादा हो गए हैं, सेल कम हुई है या कम प्राइस पर माल बिका है, उस केस में अगर इधर बैलेंस निकलता है तो उसे हम नाम देंगे ग्रॉस लॉस। तो ध्यान रहे, एक क्वेश्चन में ये दोनों नहीं आएंगे, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। इससे रिलेटेड कुछ हमारे फॉर्मूले भी बनते हैं जो साथ में ही आप समझ लें। जैसे हमें निकालना है बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉडली देखें तो कैसे निकाला है, सेल्स में से सारे खर्चे घटाकर। तो यहां पहला फॉर्मूला हमारा बनता है इसी फॉर्मेट से। क्या बनता है कि अगर हमें बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट जानना है तो हम अपने बिजनेस की नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब आप कहेंगे सर ये नेट सेल कैसे निकालेंगे? तो नेट सेल जानने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने नेट सेल कैसे निकाला है। नेट सेल हमने निकाला ग्रॉस सेल में से सेल्स रिटर्न घटाकर। तो ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। अब अगर हमें टोटल सेल जानना है कि टोटल सेल हमने कितना किया है, तो टोटल सेल्स जानने के लिए जितना आपने नगद माल बेचा और जितना उधार माल बेचा उसका सम कर लें। मींस कैश सेल्स जितना नगद बेचा है प्लस जितना उधार बेचा है, क्रेडिट सेल्स, इनका सम कर लें। तो ये तो इससे आ जाएगी हमारी नेट सेल। अब बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, बेचे गए माल की लागत। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए दो रास्ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो रास्ते, एक तो ये है कि आप इसे राइट हैंड पे लाएं, लेफ्ट हैंड पे लाएं और इसे ग्रॉस प्रॉफिट को उधर ले जाएं। मीन्स नेट सेल से माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर आपको ये दोनों ही चीजें नहीं पता और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो एक दूसरा तरीका क्या है, इधर देखिए। हम क्या करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इन सब का टोटल करके इससे हमारी टोटल कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो माल बनाया उसमें से जो माल हमने नहीं बेचा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे भी आपका क्लोजिंग क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इतने फॉर्मूले हमारे ऐसे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट पर बेस्ड है। अब आप इसे नोट कर लें तो अगला फॉर्मेट हम सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने नोट कर लिया होगा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब दूसरा अकाउंट हमें जो सीखना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ समझना। पूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा।
तो हमें सीखना है अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट का ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप यहां ध्यान से कॉन्सेप्ट को यहां भी समझना। यह अकाउंट थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट के कंपैरिजन में बड़ा होता है, उससे तकरीबन 2 गुना या 3 गुना बड़ा, इसलिए इसे हम नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं। मैं बड़ा फॉर्मेट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये ब्रॉडली समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वरना मैं तो इसे छोटे में शॉर्ट में भी बता देता, बट वहां पर सारी चीजें कवर नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है। और इस अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जहां पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का एंड रिजल्ट क्या था, या तो डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट निकला या क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आया तो वो ग्रॉस प्रॉफिट क्रॉस ट्रांसफर होगा इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में। मींस स्टार्टिंग हम इसकी करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आया था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो डेबिट से वो अकाउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, या फिर अगर ग्रॉस लॉस आया था क्रेडिट साइड तो वो आ जाएगा यहां डेबिट साइड में। तो दोनों में से या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, तो जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग हम दिखा देंगे। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में मींस ओवरऑल या टोटल प्रॉफिट में कौन सा इनकम यहाँ पे इंक्लूड है, अभी केवल वो जो माल बेच कर आई है, गुड्स सेल करके आई है। अब बिजनेस में हमें और भी बहुत सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम मिलती है हमारी अदर एक्टिविटी से जो हमें मिली है, वो सारी इनकम हमें यहाँ दिखाना है। बट उससे पहले मैंने आपको बताया था अभी जब एक्सप्लेनेशन दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, बिजनेस के वो खर्चे जिनका रिलेशन गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, जो खर्चे माल बनाने में नहीं हुए बल्कि माल बनाने के बाद या ऑफिस सेलिंग से रिलेटेड है, तो इस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मींस दोज एक्सपेंस which are not incurred in the factory building or not incurred in the process of production are recorded or known as indirect expense। तो उन्हें मैं आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके बताता हूं ताकि आपको ज्यादा डिटेल में समझ आ जाए। सबसे पहले मैं लिखता हूं ऑफिस एक्सपेंसेस। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको ये हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट लिखेंगे टू सैलरीज, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू टेलीफोन, सब में टू लगाकर डायरेक्ट लिखेंगे। बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इन्हें हेडिंग बनाकर लिख रहा हूं कि ऑफिस में क्या आता है, ऑफिस स्टाफ की सैलरीज, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस का खर्चा है। हमें क्लाइंट के घर लेटर भेजने हैं तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। ठीक है, ये कहाँ के खर्चे हैं, ऑफिस के, तो ऑफिस स्टाफ की सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन का खर्चा बड़ा एक्सपेंस है बिजनेस का, ऑफिस का, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस, और कुछ जनरल एक्सपेंस जो छोटे मोटे खर्चे, ऑफिस के चाय नाश्ता पानी के खर्चे, इन सब खर्चों को हम जनरल एक्सपेंस कहते हैं, जनरल या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये सारे खर्चे किससे रिलेटेड है,
ऑफिस से। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि आपको तो डायरेक्ट लिखना है टू सैलरीज, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सबको टू लगा के लिखना है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस। इसके अलावा हमें बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए करने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक व्यय, प्रशासनिक खर्चे। तो ये कौन से एक्सपेंस होते हैं? जैसे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हमने कराया तो रजिस्ट्रेशन के खर्चे, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस। लाइसेंस फीस हमने दिया है तो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन का खर्चा है। ऑडिट कराया है, ऑडिट, अब आप कहेंगे कि ऑडिट क्या होता है? हमें अपने बिजनेस के अकाउंट्स को हर साल किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कराना होता है, ऑडिट कराना होता है, तो उसकी हमें फीस देना पड़ता है। इंश्योरेंस कराना पड़ता है तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, ये ऐसे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के लिए हमें पे करने पड़े। इनके अलावा हमें बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की सेल करना है तो सेल्स प्रमोशन के खर्चे करने पड़ेंगे, उन्हें कहते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब इस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? गुड्स की सेल्स को प्रमोट करने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग ब्रांडिंग के खर्चे, पैकिंग ब्रांडिंग। सेल्समैन को कमीशन देना है तो सेल्समैन का कमीशन है। ट्रैवलर्स एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस में डेप्रिसिएशन है। ये आपके और भी जैसे कैरेज और कार्टेज आउटवर्ड, कार्टेज या कैरेज आउटवर्ड, ये है माल को मार्केट तक पहुंचाने का किराया भाड़ा। तो कैरेज या कार्टेज इनवर्ड तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि माल बनने के बाद का खर्चा है। ये हमारे तीनों एक्सपेंस को अगर हम सम कर देते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मिलाकर बनते हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। और अभी इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी घटा दें। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे हमारा डेप्रिसिएशन है, या ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस चले या ना चले वो खर्चे हमें करने पड़े, लाइक डेप्रिसिएशन, एसेट्स पर लगता ही लगता है। लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही पड़ेगा, या कोई बिजनेस के लॉस है, तो ये सारे खर्चे हम किससे घटाएंगे? अपने ग्रॉस प्रॉफिट से। अब इन सारे खर्चों को यहां से ऑपरेट ऑफिस से लेकर सेलिंग तक, ये तो हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और नॉन ऑपरेटिंग वो खर्चे या लॉसेस जिनका बिजनेस के चलने से कोई लेना देना नहीं। अब ये एक्सपेंस तो घटा दिए। बिजनेस में कुछ हमें इनडायरेक्ट इनकम भी मिलती है, वो इनकम कौन कौन सी है वो भी यहाँ पर आती है। तो हम उन इनडायरेक्ट इनकम को अदर इनकम्स कहते हैं। तो बिजनेस में कौन कौन सी अदर इनकम्स हमें मिलती हैं? जैसे रेंट रिसीव्ड, हमारी बिल्डिंग खाली थी, कुछ कमरे खाली थे 2-4, हमने किराए पर उठा दिया, किराया मिल गया। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी थी, हमने मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। शेयर्स में पैसे लगा दिए तो डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड रिसीव्ड। किसी का काम करवा दिया उस पर हमें कमीशन मिल गया, ये भी हमारी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके अलावा कुछ पैसे प्रीवियस ईयर में डूब गए थे, बैड डेट्स हो गए थे, वो डूबे हुए पैसे अगर वापस मिल जाए
तो वो हमारी इनकम है, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। किसी फिक्स्ड एसेट्स को हमने बेच दिया, फिक्स्ड एसेट्स बेचने से प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सब क्या है, ये हमारे बिजनेस की सारी ही इनडायरेक्ट इनकम है, जो कि किसी डायरेक्ट एक्टिविटी से नहीं आई, इन्हें इसीलिए हम अदर इनकम कहते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये सारी अदर इनकम प्लस कर लेते हैं, और ये प्लस करके अगर टोटल क्रेडिट का ज्यादा है तो डेबिट में लाएंगे, और यहां से घटाकर जो बैलेंस निकलेगा उसे नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट। ये हमारे बिजनेस का प्योर प्रॉफिट आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट में आया था ग्रॉस प्रॉफिट, ये ओवरऑल या टोटल प्रॉफिट है, बट उसमें से जब हमने सारे एक्सपेंस घटा दिया और अदर इनकम ऐड कर दिया तो हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, और बैलेंस अगर इधर निकले तो उसे हम नाम देंगे नेट लॉस। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ध्यान रहे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट में से एक ही आएगा। अब इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले बनते हैं कि अगर हमें बिजनेस का, सबसे पहले हमने यहां पर बात किया था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। 5 फॉर्मूले पहले लिख लिए थे, 6 फॉर्मूला यहां पर जो इस पर बेस्ड है कि अगर हमें बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम घटा देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम घटा देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आप कहेंगे सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 तरीके के खर्चे आते हैं। एक तो ऑफिस के सारे खर्चे, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब ये 3 तरह के एक्सपेंस जो कि यहां पर है, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बस यहां तक, इन खर्चों को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमने ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमें जानना है कि अगर हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट जानना है, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए या तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट हो। पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही नहीं घटाना, नॉन ऑपरेटिंग नहीं घटाना है, तो हम कहेंगे इन सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देना है, और साथ ही क्या ऐड कर देना है, ये सारी अदर इनकम्स, अदर इनकम्स। तो एक तो ये तरीका हो गया नेट प्रॉफिट निकालने का जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो, और अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है और नेट प्रॉफिट जानना है तो फिर क्या करेंगे, तो उस केस में हमें ये दूसरा फॉर्मूला लगाना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस, अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो घट चुके हैं, अभी हमारी अदर इनकम ऐड करना बाकी है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देना है, और बिजनेस में जितनी भी अदर इनकम है उन्हें प्लस कर देना है। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूले हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड थे,
वो भी हमने समझ लिया। अब बची है बात केवल बैलेंस शीट की, जिसे हम अभी करेंगे, इसे आप नोट कर लें।